देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। TV9 भारतवर्ष के वॉर रूम में आज हम एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। खुलासा दुनिया पर मंडरा रहे एक बड़े खतरे के बारे में। भारत के हाथों बुरी तरह मात खा चुका चीन अब पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर जैविक हमले की साजिश रच रहा है। कैसे होगा यह हमला और कहां बनाई है चीन ने यह मौत की फैक्ट्री, ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आपको चीन पर अमेरिकी विदेश मंत्री के सबसे कठोर बयान के मायने समझाएंगे। आपको बताएंगे कि अमेरिका ने चीन पर हमले के लिए कौन सी डेट फिक्स की है। आपको हिमाचल और उत्तराखंड भी लेकर चलेंगे, जहां ड्रैगन और नेपाल एक साथ साजिश कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं देश का बुलेटिन। तो भारत की सियासी घेरेबंदी में ड्रैगन चारों तरफ से घिर चुका है, लेकिन चीन अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक रिपोर्ट के जरिए चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ जैविक युद्ध की साजिश रच रहे हैं और इसके लिए दोनों देशों के बीच 3 साल के लिए गुप्त समझौता हुआ है। भारत के मजबूत और सधी हुई सियासी चाल से चीन और पाकिस्तान का हर संगीन गुनाह दुनिया के सामने एक एक कर आ रहा है। जिनपिंग और मियां इमरान की हर चाल बेपर्दा हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ड्रैगन और पाकिस्तान अपनी नापाक चाल चलने से बाज नहीं आ रहे। चीन पाकिस्तान की सीक्रेट डील आउट, भारत के खिलाफ बड़ी साजिश डीकोड, जैविक युद्ध वाली रणनीति एक्सपोज्ड, मानवता के खिलाफ जंग की कहानी बेपर्दा। दरअसल चीन और पाकिस्तान भारत और पश्चिमी देशों के खिलाफ बायोलॉजिकल वॉरफेयर यानी जैविक युद्ध की साजिश रच रहे हैं और इसके लिए 3 साल के लिए दोनों देशों ने सीक्रेट डील की है। यह रिपोर्ट क्लॉजन नाम के यूनिट ने खुफिया सूत्रों के हवाले से दी है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट एंथनी क्लॉन ने इस रिपोर्ट पर आर्टिकल लिखा। चीन और पाकिस्तान के खतरनाक इरादे दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है वुहान के जिस लैब से कोरोना वायरस के निकलने का दावा अमेरिका कर रहा है, उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर जैविक युद्ध की तैयारी की साजिश रचना शुरू कर दिया है। निशाने पर भारत के अलावा पश्चिमी देश जैसे अमेरिका हैं। इन देशों को संक्रामक बीमारियों का निशाना बनाया जाएगा। रिसर्च पर होने वाला खर्च चीन की वुहान लैब ही उठाएगी। इंटेलिजेंस सोर्स के हवाले से कहा गया है कि हथियार के तौर पर एंथ्रेक्स जैसे वायरस का इस्तेमाल का खतरा है। डील के जरिए जैविक हथियार तैयार होंगे। सॉइल सैंपलिंग टेस्ट किए जा चुके हैं। वैज्ञानिकों को डेटा समेत दूसरी जानकारियां दी गई हैं। रिपोर्ट में किए गए दावों में दम नजर आता है। दरअसल कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से निकला और अमेरिका अपने पास इसके सबूत मौजूद होने का दावा भी कर रहा है। और इस बीच पहली बार अमेरिका ने चीन के खतरे से दुनिया को आगाह किया है। पहली बार अमेरिका ने चीन को एक बेरहम मुल्क करार दिया है। ये बातें खुद अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कही। एक तरफ अमेरिका ने ह्यूस्टन में चीनी दूतावास बंद किया है, साउथ चाइना सी में अपने जहाजी बेड़े उतार दिए हैं, चीन के खिलाफ खुलकर आवाज बुलंद करने लगा है और पहली बार अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन को लेकर ऐसी बातें की हैं जिनसे हर कोई हैरान है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि अगर आज वो घुटने टेक देते हैं तो अमेरिका के लाखों बच्चे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की दया पर निर्भर होंगे। माइक पोम्पियो ने अपने भाषण में कई देशों, संयुक्त राष्ट्र और नाटो जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को एक मंच पर लाने का आह्वान किया ताकि चीन की चुनौतियों से निपटा जा सके। अमेरिकी विदेश मंत्री के भाषण के बाद चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान सामने आया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने चाइनीज ट्विटर के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा, रिचर्ड निक्सन लाइब्रेरी में पोम्पियो को भाषण देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद को 21वीं सदी के जॉन फॉस्टर की तरह पेश करना चाह रहे हैं ताकि पूरी दुनिया में चीन को अलग थलग किया जा सके। वो जो कर रहे हैं वो एक चींटी के पेड़ को हिलाने की तरह है। लेकिन फिर भी चीन की चालबाजियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हिंदुस्तान के सामने चीन की एक नहीं चली तो चीन अब भूटान को परेशान करने लगा है। आखिर कैसे चीन भूटान पर कब्जा करना चाहता है, ये आप इस रिपोर्ट में देखिए।
ये मुल्क भले ही बेहद छोटा हो, ये मुल्क भले ही गरीब हो, ये मुल्क भले ही शांति से रहना चाहता हो, लेकिन इसका पड़ोसी इसे शांति से नहीं रहने दे रहा। नेपाल और तिब्बत पर तिरछी नजरें रखने वाले चीन ने अब भूटान को भी नुकसान पहुंचाने की ठान ली है। चीन अब भूटान के बड़े हिस्से पर कब्जा करना चाहता है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने की फिराक में है। लेकिन जब तक हिंदुस्तान भूटान का पड़ोसी है, तब तक कोई भी भूटान का बाल भी बांका नहीं कर सकता। दरअसल हिंदुस्तान से मुकाबला करने के लिए ये चीन की साजिश है। चीन बार बार कोशिश कर रहा है कि भूटान सीमा मुद्दों पर सीधे उससे बात करे और वो भारत को लूप से बाहर रखे। भूटान को बड़ा आर्थिक पैकेज देकर वो उसकी जमीन हड़पना चाहता है। चीन पिछले दिनों में भूटान की जमीन पर अपना दावा जता चुका है। चीन के पड़ोसी देश भूटान पर नजर से भारत सरकार सतर्क है। गौरतलब है कि चीन की नजर भारत के उन पड़ोसियों पर है जिनसे भारत के अच्छे रिश्ते हैं। नेपाल में चीन का खेल पूरी तरह से चल रहा है, लेकिन भारत नेपाल के मामले में बहुत ही संयमित रुख के साथ अपनी रणनीति तय कर रहा है। श्रीलंका में भी चीन निवेश और कर्ज देकर भारत को पीछे छोड़ने की मुहिम में जुटा है। चीन के मन में कसक है कि भूटान एकमात्र ऐसा देश है जहां उसकी दाल नहीं गल रही। भारत भूटान से अपने रिश्तों को लगातार बेहतर करने में जुटा है। पिछले हफ्ते ही भारत भूटान के बीच एक नया ट्रेड रूट खोला। साथ ही भारत भूटान के एक और स्थायी लैंड कस्टम स्टेशन खोलने की इजाजत दे सकता है। भूटान को भारत बांग्लादेश में अपना निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं भारत एक और इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट खोलने पर विचार कर रहा है। यही वजह है कि भारत से मुकाबला करने के लिए चीन भूटान में साजिशें करने की कोशिश में लगा हुआ है। आपको बता दें, भूटान भारत का एकमात्र पड़ोसी है जिसने चीन का बेल्ट रोड इनिशिएटिव यानी BRI का हिस्सा बनने से इंकार कर दिया है। और अब तक नेपाल की ओली सरकार भारत के खिलाफ बयानबाजी करती आ रही थी। अब नेपाल के नागरिक भी तेवर दिखाने लगे। भारत से लगने वाले बॉर्डर पर नेपाली नागरिकों ने अवैध झुग्गियां बना ली हैं और अपनी जमीन के लिए बहस कर रहे हैं। दुनिया जानती है कि चीन के इशारे पर नेपाल की नीयत बदल गई है। नेपाल के PM ओली से लेकर वहां के नेताओं की जुबान बदल गई है और अब नेपाली नागरिक भी कानून तोड़ने लगे हैं। ये तस्वीरें चंपावत जिले के टनकपुर के पास भारत नेपाल सीमा पर नो मैंस लैंड से आई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं नेपाली नागरिकों ने अपनी दर्जनों झुग्गियां बना ली हैं। इसके बाद SSB के अधिकारी और जवान पहुंचे, तब नेपाली नागरिक उनसे बहस करने लगे। नेपाल में इतना पावर नहीं है जो ये लैब बना सकता है। ये इंटरनेट नेपाल में नहीं बना है सर। हमारी फोर्स लगेगी नहीं लगेगी, हमारी फोर्स तो यार इंडिया के भी है। आपको बता दें, यहाँ दोनों देशों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई थी। इसके बाद भी नो मैंस लैंड के पिलर संख्या 811 के पास नेपाल की ओर से कब्जा करने की कोशिश को लेकर विवाद हुआ था। SSB ने मौके पर पहुंचकर कब्जे की कोशिश को रोकने और नेपाली नागरिकों को समझाने बुझाने की कोशिश की। इससे गुस्साए नेपाली नागरिकों ने NHPC की ओर से शारदा नदी के किनारे टेट्रापोड डाले जाने का कार्य बंद करा दिया और इस बार भी जब अधिकारी पहुंचे तो नेपाली नागरिकों ने हंगामा कर दिया। हमको जवाब दे दो, कहाँ का है? अमीर का अभी नंबर 1 का वो है, उसको नहीं मानोगे किसको मान, सब उसको मानते हो। आपको बता दें, टनकपुर से लगी नेपाल के ब्रह्मदेव सीमा का पिलर संख्या 811 लंबे समय से गायब है, जिस कारण नेपाल के साथ सीमा विवाद चला आ रहा है, जिसका फायदा उठाते हुए नेपाल की तरफ से घुसपैठ और अवैध बस्तियां बनाने की कोशिश की जाती रही है। फिलहाल मामले को देख रहे अधिकारी मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक सीमा पर फिलहाल हालात सामान्य हैं। नेपाल के अधिकारियों से मीटिंग के बाद ही मीडिया को जानकारी दी जाएगी। और रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। राखी के बाजार सज गए हैं, लेकिन चाइनीज राखी का बहिष्कार होने लगा है। बाजार में देसी राखी की डिमांड इस बार खासी बढ़ गई है। मक्कार चीन भारत के त्योहारों पर हावी है। चीन ने हमारे त्योहारों पर भी कब्जा किया हुआ है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि हर चीनी सामान का विरोध होने लगा है। जल्दी ही राखी आने वाली है, तो अब भारत की बहनों ने चीनी राखी का बहिष्कार शुरू कर दिया है। पंजाब के लुधियाना में जब मार्केट का सर्वे किया गया तो चाइनीज राखी ना के बराबर दिखी, क्योंकि लोगों में इस राखी की डिमांड कम हो गई है। लोगों का मानना है कि जब त्योहार भारतीय है, इसे हम भारतवासी मनाते हैं, तो इसमें चीनी सामान का क्या काम। अब देश में बनी राखी ही बाजारों और दुकानों में दिख रही है। इस बार जैसे कि शॉप पर देखने को मिल रहा है कि इंडियन राखी चल रही है। चाइनीज तो एक तरह से बैन ही हो चुकी है, क्योंकि माल उधर से आई नहीं रहा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भी अच्छा हुआ। दुकानदारों का कहना है कि चाइनीज राखी की डिमांड कम हो गई है। लोग दुकान में आते ही सबसे पहला सवाल पूछते हैं कि कहीं चाइनीज राखी तो नहीं। ग्राहक चाइनीज देखते ही चले जाते हैं।
सेल भी कम है, मलाई भी कम है। ग्राहक भी आके पहले ये पूछता है, पहला सवाल ही ये होता है चाइना माल तो नहीं है। बताते हैं ये देखो हम अम्बाला से लाए हैं, लोकल है, हाँ इंडियन है माल सारा। दुकानदारों का ये भी मानना है कि भारतीय राखियां चाइनीज राखियों से बेहतर हैं और इस कोरोना के टाइम में राखियों का बाजार ठीक रहेगा। हमारे पास चाइनीज राखी कोई भी नहीं मिलेगी आपको। हमने तो अपनी दुकान पर बाहर भी लिखवा रखा है, बी इंडियन बाय इंडियन। कारण सर, इंडिया की जो इकोनॉमी है हम उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। बच्चों ने इस बार चीन के राखियों को चीन के मुंह पर मारने की ठान ली है। भारतीय बाजारों में चाइनीज राखियों की कोई जगह नहीं और देश की बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर भी चाइना के माल को कोई जगह नहीं देंगी। और देश के बुलेटिन में अगली बड़ी खबर राजस्थान से। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी और राज्यपाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल को विधानसभा सत्र बुलाने की सहमति देनी चाहिए। राज्यपाल को चिट्ठी लिखी गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक इस मसले पर कोई जवाब नहीं दिया है। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम गहलोत ने बोला है कि देश में ऐसा नंगा नाच कभी नहीं देखा गया। बीजेपी ने लोकतंत्र को खतरे में डाल रखा है। गहलोत ने यह भी कहा कि जनता ने राजभवन का घेराव किया, अगर ऐसे हालात में तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो राजस्थान हाईकोर्ट से आज झटका लगाया अशोक गहलोत को और उसके बाद अशोक गहलोत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब सारा जोर जो है वो विधानसभा सत्र जल्द से जल्द बुलवाने पर है, लेकिन अभी तक राज्यपाल की तरफ से इसके लिए सहमति नहीं मिली है। शपथ की जो डेमोक्रेसी खतरे में डाल रखी है, इनकम टैक्स के, ईडी के, सीबीआई के छापे, ऐसा नंगा नाच कभी देखा नहीं है देश के अंदर जो आज देखने को मिल रहा है। मैं कहना चाहूँगा महामहिम राज्यपाल महोदय को, हम सब आ रहे हैं अभी एक साथ में राज्यपाल राजभवन के अंदर, उन सब से सामूहिक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दबाव में किसी के नहीं आए। आपका संवैधानिक पद है, शपथ ली हुई है, अपनी अंतरात्मा के आधार पर शपथ की जो भावना होती है उसका आधार बना के फैसला करें, वरना फिर हो सकता है कि पूरी प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं हो। और अब खबर यूपी से। कानपुर अपहरण कांड में पीड़ितों ने पुलिसकर्मियों पर अपराधियों से मिली भगत के संगीन आरोप लगाए। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं 4 पुलिस अफसर भी सस्पेंड कर दिए गए। माँ और बहन के नासों का, उनके गमों का, उनकी चीख पुकार का पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। पुलिस के पास ये भी जवाब नहीं है कि आखिर 30 लाख रुपए किसे दिए गए। कानपुर अपहरण कांड में पीड़ित संजीत यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की नाकामी और लापरवाही पर उठ रहे सवालों के बीच आईजी मोहित अग्रवाल और एसएसपी दिनेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुलिस ने बताया कि संजीत के दोस्तों ने ही हत्या की साजिश रची। इसमें 2 महिलाएं भी शामिल थीं। हालांकि पुलिस ये साफ नहीं कर पाई कि आरोपियों को 30 लाख रुपए की फिरौती मिली या नहीं। उसमें लापरवाही के लिए तत्कालीन एसएचओ बर्रा रणजीत राय को निलंबित भी किया गया। जबकि पीड़ितों का आरोप है कि स्थानीय थानेदार समेत कई पुलिस वाले और एसपी अपर्णा गुप्ता भी किडनैपर्स के साथ शामिल हैं। किसको असल जिम्मेदार मानते हो आप? पुलिस प्रशासन को, रंजीत राय को, मैडम को, राजेश को, ये तीनों मेरे साथ गेम करते रहे। परिजनों ने मामले में पुलिस पर पर्दा डालने का भी आरोप लगाया है। पुलिस छुपा रही है, लेकिन हमें सब पता, मेरा भाई मेरे हाथ में नहीं है। वो अब भी मुंह चुरा रही है, मुंह दिखाएगी भी तो किस मुंह से। वहीं ये मामला राजनीतिक रंग भी लेने लगा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा, एक नया गुंडा राज आया है। इस जंगल राज में कानून व्यवस्था गुंडों के सामने सरेंडर कर चुकी है। 30 लाख रुपए फिरौती मांगे जाने के 4 दिन बाद से ही पीड़ित परिवार ने पुलिस को खबर की थी। परिजनों की माने तो दर्जनों बार एक नंबर से फोन आता रहा, लेकिन पुलिस ने लोकेशन पता लगाने की जहमत तक नहीं उठाई। और बाढ़ की वजह से पूरा आसाम करहा रहा है। इंसान क्या, जानवर भी विनाशकारी बाढ़ की चपेट में है। ब्रह्मपुत्र के रौद्र रूप अपनाने से काजीरंगा पार्क का 90% इलाका डूब चुका है। नेशनल पार्क के बीच कुछ टापू नुमा टीले बचे हैं जो जानवरों के लिए एकमात्र सहारा है।
तो काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पर असम बाढ़ त्रासदी ने तबाही मचाई है। लगातार हम आपको अपडेट देते जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तस्वीर देखिए आप, जितनी दूर तक आपकी नजर जाएगी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको पानी नजर आएगा। जितनी दूर आपकी नजर जाएगी ये सारे पेड़ पौधे जो हैं ये सब कुछ यहाँ पर डूबे हुए आपको नजर आ रहे हैं। देखिए ये बड़े बड़े पेड़ हैं जो यहाँ पर आधे जलमग्न हो चुके हैं और ये दर्शाते हैं कि असम जो है वो किस भयावह स्थिति से गुजर रहा है। जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं वही काजीरंगा नेशनल पार्क की पहचान है। एक सिंग वाले कुछ दुर्लभ गैंडे पानी के बीचों बीच एक छोटे से टीले पर फंसे नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे जो ये जगह आपको नजर आ रही है दरअसल ये हाई लैंड है। हाई मतलब ऊंचाई पर, लैंड ऊंचाई पर ये लैंड है और यहाँ पर आपको कई सारे राइनो नजर आ रहे होंगे। जितनी दूर ये कैमरा पैन होगा उतनी दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ ये गैंडे नजर आ रहे होंगे। ये बहुत ज्यादा खूबसूरत दृश्य है। हालांकि बाढ़ जो है एक त्रासदी के तौर पर आई है, लेकिन ये बताया जाता है कि जब यहाँ पर बाढ़ आती है तो ये जो राइनो है ये यहाँ पहुंच जाते हैं हाईलैंड पर। ये अपने आप समझदारी से यहाँ पहुंच जाते हैं और यही वजह है कि आपको ये तमाम राइनो जो है यहाँ ऊपर नजर आ रहे हैं। कितने जानवरों का सर रेस्क्यू किया गया आपका? अब तक 125 डेथ हुई है। रेस्क्यू 150 रेस्क्यू किया गया। तो ये जानवर अपने आप समझदार हैं, इनको आप रेस्क्यू करते हैं यहाँ लाके रखते हैं? नहीं, वो अपने आप यहाँ ये अपने आप पहुंच जाते हैं यहाँ पर। काजीरंगा पार्क में एक सींग वाले राइनो को देखकर रोमांचकारी अनुभव हो सकता है, लेकिन बाढ़ की वजह से इन बेजुबानों के दर्द को समझना बेहद मुश्किल है। बाढ़ के कारण जानवरों का परिवार बिखर गया है। बच्चे अपनी मां से जुदा हो गए हैं। 430 वर्ग किलोमीटर तक फैले काजीरंगा पार्क का 90% हिस्सा बाढ़ में डूब चुका है। छोटे बड़े हाईलैंड्स को मिलाकर यहाँ सिर्फ 31 ऐसे इलाके हैं जो विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आने से बच सके हैं। अब इन्हीं टीलों पर जानवरों ने शरण ले रखी है और इंतजार कर रहे हैं पानी के उतरने का। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।